Good morning, class. So today we are going to start a new chapter, lesson number 8, the United Nation, and it is there in your textbook, page number 269. So how this UN came into existence and how is it working? What are the basic principle of this organization? We are going to look in depth about all this in this chapter. Okay, let's begin. So your first topic here is birth of UN. So how this UN, an international organization, came into existence, that we are going to look. So the United Nations UN is an international ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है सबकी एक ग्रुप, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस यूएन, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फॉर्म हुई थी इन 1945. तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार मिलियंस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लॉस देयर लाइव्स. तो मतलब जब युद्ध होता है तो बहुत सारे जन अपनी लाइफ गंवा देते हैं. तो उसी तरह वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत मिलियंस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव लॉस देयर लाइफ. एंड वो उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक सैडनेस, एक दुखी माहौल बन गया था. पीपल रियलाइज दैट वॉर वॉज यूज़लेस. तो उस टाइम लोगों को ये रियलाइजेशन हुआ कि जब युद्ध होता है तो सबकी जान जाती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है. तो वॉर एक यूज़लेस चीज़ है. इट ओनली ब्रॉड लॉस एंड पेन टू एवरीवन. तो युद्ध से क्या होता है, लोगों में दुख और अपनों को खोने का जो पेन होता है वही सबके लाइफ में आता है. और मनी स्पेंड ऑन वॉर्स वुड हैव बीन यूज टू मेक पीपल हैप्पी एंड प्रॉस्परस. तो युद्ध के लिए जो मनी स्पेंड होता है उसका यूज़ बेटर वे में लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को खुशहाल बनाने के लिए यूज़ हो सकता है. हैप्पी एंड प्रॉस्परस. Futility of war. So was the message that the human world learned from the World War II. तो मतलब वॉर को स्टॉप करना, वॉर को अवॉइड करना, वो उन लोगों ने सीखा उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से. सम कंट्रीज रियलाइज देयर वॉर शुड बी स्टॉप. तो यानी कुछ कंट्रीज़ को रियलाइजेशन हुआ कि वॉर, युद्ध को स्टॉप करना होगा. दे फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लीग ऑफ नेशन. तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, जिसको बनाया था ताकि युद्ध को स्टॉप करे, युद्ध से बच सके, ताकि फ्यूचर में सब अपने झगड़े बुला के, डिस्प्यूट्स को छोड़कर पीसफुली अपना लाइफ स्पेंड करे. सेटलिंग डिस्प्यूट मतलब अपने झगड़े को ख़त्म करना, सेटल करना. और प्रिवेंट वॉर यानी वॉर को स्टॉप करना या वॉर को अवॉइड करना. तो बेसिक और जो फंक्शंस थे और लीग ऑफ नेशन के ये था कि वर्ल्ड वॉर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी झगड़े थे उन सब को स्टॉप करना या उसे सेटल करना. दैट वाज द मेजर फंक्शन ऑफ द लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन. फिर जब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ तो फिर से एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी. दैट वाज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ इंटरेस्टेड टू नो दैट इट्स नेम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये जो नेम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वो नाम किसने कोट किया था पहली बार? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. और चार्टर वॉज साइन बाय द 50 मेंबर कंट्रीज़. तो 50 जो कंट्रीज़ थी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे, उन्होंने चार्टर साइन किया था. ऑन 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को USA. और उस दिन को यूनाइटेड नेशंस डे भी कंसिडर किया जाता है. एंड इंडिया वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस. एंड प्रेजेंटली द UN हैज़ 193 कंट्रीज़ एज इट्स मेंबर. तो यानी जब ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1945, देन एट दैट टाइम they had 50 members, but now presently they have 193 countries as its member. Okay.
मेंबरशिप ऑफ यूएन। सो यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक मिशन, एक लक्ष्य है। इट इज़ ओपन टू एनी कंट्री दैट वांट्स टू जॉइन हैंड्स फॉर द कॉज ऑफ पीस। मतलब शांति लाने के लिए जो भी कंट्री इसका पार्ट बनना चाहती है वो बन सकती है। इट हैज़ रिच, पुअर, लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज दैट हैव डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इसके मेंबर्स रिच कंट्रीज़ है, पुअर कंट्रीज़ भी हैं, बड़ी छोटी कंट्रीज़, यानी कोई भी सोशल या पॉलिटिकल डिफरेंस इसमें नहीं है। अगर तुम्हारा लक्ष्य पीस है तो वो कंट्री इस यूएन का पार्ट बन सकती है। दिस प्रूव्स दैट पीस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज हाउएवर डिफरेंस दे मे बी इन कल्चर, साइंस or economic condition. Every member country pledges to settle their dispute peacefully and stay away from using any kind of force. तो मतलब हर कंट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? पीस। और चाहे वो अपने कल्चर में, अपने साइज़ में, या कोई डेवलप्ड है कोई नहीं डेवलप्ड है, उन सब का मैटर नहीं है, कितने भी अलग हो, पर हर कंट्री ये डिसाइड कर ले अगर कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी झगड़े को वो शांति से पीसफुली सॉल्व करे, सेटल करे और बिना किसी फोर्स को यूज़ करे, तो वो यूएन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट फॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। तो मेन ऑब्जेक्टिव यूएन का ये है कि वर्ल्ड पीस मेंटेन करे, वर्ल्ड में सिक्योरिटी, गुड दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करे। ओके, सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन। कॉपरेशन है, एनकरेज करे कॉपरेशन को, ताकि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल या ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स है ना, ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्व हो सके, ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन फ्रीडम्स को रिस्पेक्ट दे। तो ये सारे कॉपरेशन मूवमेंट्स भी एनकरेज हो, ये सब ऑब्जेक्टिव है यूएन का। वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है जिसमें हार्मोनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस नेशंस फ्रॉम द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। तो यूएन के जो ऑब्जेक्टिव्स मेंटेन हैं, जो स्टेटेड है, वो मेंटेन हो रहे हैं नहीं, और वो जो कंट्रीज़ हैं वो उस ऑब्जेक्टिव्स के अंडर ही वर्क कर रही हैं या नहीं, ये सब ऑर्गेनाइज करना, चेक करना इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन। सो यूनाइटेड नेशन एक पीसफुल मैनर में वर्क करता है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को बात करने का, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का। फिर इट अपॉइंट्स गुडविल एम्बेसडर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। वो एम्बेसडर्स, गुडविल एम्बेसडर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि वो लोगों को, दूसरी कंट्रीज़ को जागरूक करें उस यूएन के मेन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जैसे कि वर्ल्ड पीस उनका एक मेन एजेंडा है, उसे स्प्रेड करे, इसलिए वो गुडविल एम्बेसडर्स को अपॉइंट करती हैं। फिर कोई भी कंट्री जो यूएन के चार्टर के गोल्स को एक्सेप्ट करती है और वो पीस बनाती है, तो वो यूएन का मेंबर बन सकता है। मतलब अगर कोई भी कंट्री कैसी भी हो, डेवलप्ड हो, नहीं डेवलप्ड हो, छोटी कंट्री हो, बड़ी कंट्री हो, वो मैटर नहीं करता, अगर वो वर्ल्ड पीस के लिए वर्क करना चाहता है तो दे कैन बी द मेंबर ऑफ यूएन। Next is organs of UN. तो the work of the UN is carried out by 6 main organs. तो UN के 6 मेन पार्ट्स हैं, जो UN के सारे वर्क्स यही 6 पार्ट्स करते हैं। जैसे कि अगर नेम करें तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप एंड सेक्रेटरीट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। So these are the 6 main organs of UN, और UN के वर्क्स कैरिड आउट करने वाले ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ जनरल असेंबली। तो यूएन की जनरल असेंबली एक वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह इनैक्ट करती है, और जिसके मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो हर कंट्री एक एक वोट कास्ट कर सकती हैं। तो जनरल असेंबली की मीटिंग वंस इन अ ईयर होती है, जो यूजुअली नवंबर में होती है, और वो यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में होता है। ओके, सो जनरल असेंबली मतलब वर्ल्ड पार्लियामेंट है,
और वो जो भी कंट्री यूएन का मेंबर है वो हर कंट्री एक एक वोट कास्ट कर सकती है, और इसकी जनरल मीटिंग, जनरल बॉडी जो होती है वो वंस इन अ ईयर होती है, जो नवंबर के मंथ में होती है, और इसका हेड क्वार्टर है एट न्यूयॉर्क। नेक्स्ट मेन ऑर्गन ऑफ यूएन इज सिक्योरिटी काउंसिल, और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी काउंसिल का ये है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करे, उसके बाद देख रेख करे, जिसके मेंबर हैं 15 मेंबर्स हैं, और वन ऑफ दिस 15 मेंबर्स 5 आर परमानेंट, लाइक चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, ये परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, और बाकी के 10 टेम्पररी मेंबर्स हैं। ओके, नॉन परमानेंट, या फिर बोल सकते हो कि जिसे इलेक्ट कर उन्हें मेंबर बनाया जाता है फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ सम 2 years। ओके, सो जनरल असेंबली इज़ लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट, जिसकी हर मेंबर कंट्री एक वोट कास्ट कर सकती है। जनरल मीटिंग होती है वंस इन अ ईयर, और वो भी होती है न्यूयॉर्क में, विच इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूएन। ओके, एंड सिक्योरिटी काउंसिल्स में यानी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की मेंटेन किया जाता है। 15 मेंबर्स हैं, जिसके 5 मेंबर्स परमानेंट हैं और रिमेनिंग 10 नॉन परमानेंट या फिर इलेक्टेड फॉर 2 years। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेन एम है एट क्लोजिंग द गैप और डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर कंट्री। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल क्या करती है कि जो भी रिच कंट्री और पुअर कंट्री के बीच के डिफरेंसेस है, जो भेदभाव है, वो उसे ख़त्म करती है, और वो डायरेक्ट फंड्स प्रोवाइड करती है उस कंट्री को जिसे रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी ज़रूरत होती है उस कंट्री को, वो फंड्स प्रोवाइड करती है। वो रिच कंट्री को एनकरेज करती है ताकि वो पुअर कंट्रीज़ की हेल्प करे, वो गुड हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है उसे कंट्रोल करना, ये सब मेंटेन करना इज़ द इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल्स मेन एजेंडा, और यू कैन से मेन एम। Next is trusteeship council. So trusteeship council is not functional anymore. वो अब फंक्शन नहीं करती. It is formed to look after 11 regions which were not independent. जो regions independent नहीं थे उनको ध्यान देना, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दैट वॉज ट्रस्टीशिप्स काउंसिल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर अब वो वर्क नहीं करती। नेक्स्ट इज सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट क्या करता है कि डे बाय डे वर्किंग ऑफ यूएन की डे बाय डे वर्किंग, रोज़ वो क्या वर्क कर रहे हैं वो सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेक्रेटेरिएट की। वो लुक्स आफ्टर द प्रोग्राम्स एंड द पॉलिसीज़ ऑफ यूएन बॉडीज़। वो जो भी यूएन की बॉडीज़ की प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज़ है, उसकी ध्यान रखती है, और वो उसकी ड्यूटीज़ में इंक्लूड होता है पीस कीपिंग ऑपरेशन, मतलब शांति रखने के ऑपरेशंस, मेडिटेटिंग इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने की कोशिश करता है बातचीत से, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस टू लुक इनटू एनी वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, तो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स में ध्यान देकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसलिए कॉन्फ्रेंसेस रखता है। इंटरप्रिटेंडिंग स्पीचेस एंड ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट्स इनटू द यूएन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, तो जो भी स्पीचेस हुए हैं उसे डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में ट्रांसलेट करना यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज में। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हेड होते हैं यूएन सेक्रेटरीट के, और उन्हें अपॉइंट किया जाता है यूनियन जनरल असेंबली में फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 5 years, और उस टाइम उसको यानी रिन्यू करा जाता है बेस्ड अप एवरी 5 years। ओके, तो सेक्रेटरीट के ये फंक्शंस हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। तो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का जुडिशियल ऑर्गन, मतलब लॉ एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की मेन ऑर्गन कौन सी है, यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
और उसे वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है। और हमने देखा था जनरल असेंबली को वर्ल्ड पार्लियामेंट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ को वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है। ओके, जिसमें 15 जजेस हैं और इसका हेडक्वार्टर है हांग इन दी नेदरलैंड्स। और यहाँ पे जो झगड़े हैं, जो मेंबर स्टेट्स की डिस्प्यूट्स हैं, उसे सेटल किया जाता है और उन्हें एडवाइसेस दी जाती है मेंबर कंट्रीज़ को कि उन्हें कैसे फंक्शन करना है और कैसे पीस मेंटेन करना है। सो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ICJ. Okay, we have seen about the different organs of UN. Now we will look into agencies of UN. So बहुत सारी मेन एजेंसीज हैं UN की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में वर्क करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। अमॉन्ग दिस वी हैव सम वर्क अंडर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, जिसमें कुछ डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड ऑल्सो called as United Nations Children's Fund UNICEF, World Health Organization WHO, and Food and Agriculture Organization FAO, and International Labour Organization ILO. So these are the some agencies that work under United Nations. So one by one we will see all the agencies. So the first one is United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी साइंस एजुकेशन और कल्चर के एरियाज़ में प्रमोट करती हैं और वो वर्क करती हैं इंटरनेशनल पीस की तरफ, जहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, कल्चरल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ या वर्ल्ड की नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करती हैं और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट एजेंसी इज़ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड या फिर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, जो चिल्ड्रंस के राइट के लिए वर्क करती है, उनके डेवलपमेंट, उनके प्रोटेक्शन या उनके रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए वर्क करती हैं। और वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सेटअप हुई थी, जो बच्चों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और यूनिसेफ का हमेशा का ये ट्राई रहा है कि उनकी वो कोशिश रही है कि वो डेथ रेट, जो चिल्ड्रंस की डेथ रेट है, जैसे कि वैक्सीन ना होना, एंटीबायोटिक्स ना होना, बेड नेट्स ना होना, यानी अलग अलग प्रॉब्लम से जो डेथ रेट की इंक्रीज़ है चिल्ड्रंस के केस में, उसे कंट्रोल करना, नीचे लाने की पूरी कोशिश यूनिसेफ करता रहा है। और वो बेसिक एजुकेशन बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को प्रोवाइड करने के लिए वर्क करता है। और ये वो ऑल्सो वर्क करता है कि वो बच्चों की रहन सहन, पूरे वर्ल्ड में जैसे बच्चे हैं उन सबको एक बेटर लाइफ मिले इसके लिए। और वो वाटर, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन, ये तीनों फील्ड में बच्चों को बेटर वे में प्रोवाइड हो, ये उनका मेन ट्राई रहा है। और ऑर्गेनाइजेशन जो इम्यूनेबल चिल्ड्रंस हैं, मदर्स हैं, उनकी जो पुअर पार्ट, जो गरीब पार्ट से हैं वर्ल्ड में, उनको बेटर अपलिफ्ट कर सके, यानी उनको ऊपर लाए, उन्हें अच्छी सैनिटाइजेशन, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करे, अच्छे न्यूट्रिशंस फूड प्रोवाइड करे, ये सब इनका ट्राई रहा है। नेक्स्ट इज़ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या अपने इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है। वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड है ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन्स वर्ल्ड वाइड में, जहाँ पे डिजीज़ जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया या कोई एड्स जैसी बीमारी, ये सब बीमारी जो लोगों को मार रही है, अटैक कर रही है, उन सब से अवेयरनेस प्रोवाइड करना, उनके अगेंस्ट फाइट करने में ये WHO ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं। और वो लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने में या फिर डिजीज़ लोगों में स्प्रेड ना हो उससे प्रिवेंट करने में, कम्युनिटी की हेल्थ बढ़ाने में, या हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना हो, उनके लिए नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना हो, या कोई नया ड्रग्स या कोई मेडिसिन है उसकी एफिशिएंसी डिसाइड करनी हो, तो ये सब वे में गवर्नमेंट भी WHO की हेल्प लेती है। यानी हेल्थ मैटर्स में गवर्नमेंट तक WHO की जो गाइडलाइंस होती है उसे इम्पोर्टेंस देती है।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, तो ये जो इसका हेडक्वार्टर है वो रोम में है। इसका मेन फंक्शन ये है कि हंगर, भूख या माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स है उसे फाइट करना, और जो एक्सपर्ट्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के वो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि किस मेथड से फार्मिंग करनी चाहिए, कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो डिजीज़ है उससे फाइट करना चाहिए, या या फिर ये करना हो कि फूड सप्लाई पुअर पीपल्स को वर्ल्ड की कोई भी पार्ट में हो उन्हें बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए फूड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करना हो। ये सब फंक्शनैलिटी किसकी है? FAO की, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जैसे नेम सजेस्ट करता है वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन भी एम करती है जो वर्किंग मैन एंड वुमेन हैं उनके लिए। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी हैव अचीवमेंट्स ऑफ UN। तो यूनाइटेड नेशन एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सक्सेसफुली लोगों वर्ल्ड में पीस स्प्रेड करने के लिए वर्क करता है, शांति स्प्रेड करने के लिए। कोई भी मेंबर कंट्रीज़ के बीच का डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो, उसे सॉल्व करने के लिए वेज ढूंढता है और इस तरीके से वो वार को रोकता है यानी प्रिवेंट करता है। और इट वर्क्स टू ब्रिंग डाउन डिसआर्ममेंट एंड मिसयूज़ ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब मास डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा नुकसान करे ऐसे वेपन्स के मिसयूज़ से हर कंट्री को प्रोटेक्ट करता है। और वो क्या करता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ UN दैट द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो UN की ही एफर्ट्स की वजह से कंट्री मूव कर रही है कोऑपरेशन से और डेवलपमेंट की ओर। So that is an achievement of United Nations. And the last topic is the relation between India and the UN. So इंडिया का एक फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन का। हमारी कंट्री सोल्जर्स सेंड करती है पीस कीपिंग फोर्स की तरह, या फिर वर्ल्ड के कोई भी पार्ट में जब पीस लाना हो तो इंडिया सोल्जर्स को सेंड करती है। और इंडिया पार्टिसिपेट करती है रिलीफ मेजर्स में, जहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ कोई नेचुरल कलामिटी कहीं आई या हंगर फाइट है, पावर्टी के अगेंस्ट फाइट है, तो वहाँ पे अगर नेसेसिटी हो तो रिलीफ मेजर्स भी इंडिया प्रोवाइड करती है। और हमारी कंट्री एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है पीस की, यानी हम वर्ल्ड में शांति लाना चाहते हैं और हम इस बिलीफ के साथ आगे वर्क कर रहे हैं ताकि पूरी कंट्री में यानी पूरी वर्ल्ड में हम पीस प्रोवाइड कर सके। सो इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर एंड always participates in relief measures as well as it is working towards bringing peace in the world and believes in working towards it and also spread awareness in the rest of the world. So that's it about the lesson. Read the lesson again and if there is any doubt you can ask me. Thank you for listening.